एक नाम लिखिएगा, लामा 3.1। 3.1 ये क्या है भाई? ये एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है। किसका है ये? मेटा का। ठीक है, इतना तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। हम्म, ये हमें याद रखना है। और विशेषता क्या है इसकी? इसकी विशेषता क्या है? विशेषता लिखिएगा। इसके घटक लाइसेंस के तहत इसके घटक लाइसेंस के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है, हो गया। लामा 3.1 क्या है? लामा 3.1 क्या है? ये अब तक का सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा ओपन सोर्स एआई मॉडल है। एआई मॉडल है, ठीक है ना। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, जीपीटी 4.0 और एंथ्रोपिक एंथ्रोपिक क्लाउड 3.5 सोनेट से बेहतर प्रदर्शन है इसका। इसके बारे में एक चीज़ और लिख देना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये लिख लो। और ये कैसे काम करता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, 15 मिनट सिटी क्या बताए थे? क्या बताए थे आप लोगों को? घर से निकलने के बाद पैदल या साइकिल से 15 मिनट में पहुंचा जा सके। जनरल स्टोर हो, स्कूल हो, पार्क हो, अस्पताल हो, ग्रोसरी शॉप हो, कुछ भी और भी जो सुविधा वाली चीज़ें हैं, वहां तक 15 मिनट में पहुंचा जा सके, वही है। ठीक है, ओके, ये हमें याद रखना है। अच्छा, जीएम सरसों के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, जीएम सरसों, इसे क्या कहते हैं? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इसका नाम है। MH11 भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसका विकास किसने किया है? इसका विकास सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है। ये जो धारा मास्टर DMH11 है ना, ये वरुणा, भारत की वरुणा है ना, प्लस अर्ली हीरा 2, ये पूर्वी यूरोप की किस्म है। ठीक है, ये पूर्वी यूरोप की किस्म है और ये भारत की किस्म है। इन दोनों का की क्रॉसिंग हुई है, इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, इसमें किसका जीन शामिल है? जीन किसका इसमें? तो बार्नेस और बार स्टार
बार्नेस और बार स्टार, ठीक है। इन दोनों के जीन इसमें शामिल हैं, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। इसे बनाया कैसे गया है? ट्रांसजेनिक तकनीक के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से बनाया गया, ठीक है। ठीक है, इस पे लेकिन रोक लगाई गई है, ठीक है, मतलब इसमें पर्यावरणीय मंजूरी पर असहमति व्यक्त की गई है। और इसमें एक चीज़ ये याद रखना, जो बार्नेस है ना, ये बार्नेस क्या करता है पता है? बांझपन प्रदान करता है। बार्नेस क्या करता है? बांझपन प्रदान करता है। बांझपन प्रदान करने का मतलब है कि स्वपरागण नहीं करती है, ठीक है, ये स्वपरागण नहीं करती है। और दूसरा एक है बार स्टार। बार स्टार क्या करता है? ये इसकी उत्पादित क्षमता को पुनर्स्थापित करती है, पुनर्स्थापित करती है। वैसे ये जो फसल है कीट और रोग रोधी, कीट रोधी और रोग रोधी दोनों है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना भाई। उनके नाम लिखने हैं आपको। एक नाम लिखना है न्यायाधीश, वी वी नागरत्नम, नागरत्नम। और दूसरे हैं न्यायाधीश संजय करोल, करोल, ठीक है। चराई देव मोइदम, सर संजय के बाद क्या लिखे हैं? करोल। चराई देव मोइदम क्या है? अभी इसे क्या हुआ ना कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला है। कौन से नंबर का? 43वें नंबर में, 43वां, ठीक है, ये याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना, सांस्कृतिक श्रेणी में इसको दिया गया है, सांस्कृतिक श्रेणी में इसे मिला। कहाँ पर है ये? आसाम में है, ठीक है ना, याद रखना। ये है क्या वैसे? ताई अहोम साम्राज्य के कब्रगाह हैं। कहाँ पे है? आसाम में ही है भाई, याद रखना। अब वो भी कब? 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी में, ये भी याद रखना, ठीक है। चराई देव का जो मोइदम है, इसे पहली बार 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और क्या देखें, लिख लीजिएगा तो। सर ये क्या है? धरोहर, धरोहर उत्तर पूर्व का पहला सांस्कृतिक स्थल और तीसरा समग्र स्थल है, तीसरा समग्र स्थल है। इससे पहले दो और रहे हैं, काजीरंगा और मानस को प्राकृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया था, है ना। काजीरंगा और मानस को प्राकृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया था, बस समझे, ये हमें याद रखना है। ये हो गया। इसे असम का पिरामिड कहा जाता है। असम का पिरामिड किसके लिए पवित्र होगा? ये अहोम समुदाय के लिए, है ना। यस सर। अहोम समुदाय के लिए पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल है।
यहाँ पर 31 राजा और 160 रानियों के मोइदम हैं, ये भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, 2 शब्द है, इसी में लिखना अभी। एक है घ्राफालिया, घ्राफालिया, और दूसरा है लिखुरा खान, लिखुरा खान। ये क्या है भाई? ये दोनों खेल हैं, ठीक है, खेल की परंपरा है ये। ओके, ये हमें याद रखना, ठीक है। ये नया टॉपिक सर? हाँ, नहीं, इसी में है। और इसमें, इस खेल में उस समय की बात है, 1 से 5,000 तक, एक खेल में 1 से 5,000 तक लोग रहते थे, ठीक है। याद रखना, इसी खेल के लोगों को, इसी खेल के लोगों को राजा रानी को दफनाने का, मतलब राजा रानी को दफनाने का अधिकार था। मतलब जो लोग ये वाला खेल खेलते थे ना, वही लोग राजा रानी को दफना सकते थे, ठीक है, दफनाने की अनुमति थी। यहाँ पर एक ताबूत है, ताबूत, जिसको बोलते थे रुंगडांग। रुंगडांग, रुंगडांग क्या है, लिख लीजिएगा। रुंगडांग के संबंध में, रुंगडांग के संबंध में भी खेल के लोगों की विशेष भूमिका थी। ठीक है, हो गया। एक बार सर फिर से बोल दीजिए। रुंगडांग के संबंध में भी खेल के लोगों की विशेष भूमिका होती थी। ओके, हो गया। ये ताबूत कौन सी लकड़ी से बनता था? ताबूत बनता था उरियम, उरियम को बोलते हैं बेस्कोफिया, बेस्कोफिया जावानिका, ठीक है, की लकड़ी बनाए जाते थे, ठीक है। बस हो गया है तक। एक शब्द लिखिएगा, भारत लघु रिएक्टर। ये क्या है भाई? 2024 के बजट में इसका नाम आया है, बजट में वर्णन हुआ इसका। है क्या ये? परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने की रणनीति, विस्तार करने की रणनीति है, ठीक है ना, भारत लघु रिएक्टर। ओके, अब इसे बनाने के लिए क्या होगा? निजी क्षेत्र का सहयोग, निजी सहयोग की घोषणा हुई है, ठीक है। सर परमाणु ऊर्जा के बाद क्या लिखे? क्षमता, क्षमता लिखे हैं। हम भारत लघु रिएक्टर के बारे में देखें तो ये कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर है, कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर है, ये याद रखना। अब अगर ये कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर है, मतलब ये है, लिखिएगा, पारंपरिक बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में, पारंपरिक बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में लघु पैमाने पर, लघु पैमाने पर बिजली उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, हो गया।
दवा युक्त भारी जल रिएक्टर प्रणाली पर आधारित है। प्रणाली पर आधारित है, ये लिख दीजिए। विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई है। समिति की बैठक हुई, कौन से नंबर की है? तो 46वीं है भाई। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई। ठीक है, नई दिल्ली में हुई, 46वीं बैठक है। अब किसने किसने इसमें ना 46वीं बैठक में भाई भारत और यूएसए ने क्या किया है? पहली बार सांस्कृतिक संपत्ति सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इन दोनों लोगों ने किया। अब ये सांस्कृतिक संपत्ति क्या होती है? अच्छा, हुआ क्या ना कि जैसे भारत में जो क्या बोलते हैं जो हमारे यहाँ प्राचीन वस्तुएं रही हैं ना, सांस्कृतिक संपत्तियां जो रही हैं, उनका बड़े लेवल पे 1970 के दशक में से ही तस्करी होती रही है। 76 से अभी तक भारत की उपलब्धि है, 1976 से लेकर अभी तक में 358 पुरावशेषों को वापस लाया है भारत ने। ठीक है, 358, और 2014 के बाद से तो 345 वापस आए हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, सांस्कृतिक संपत्ति क्या है? सांस्कृतिक संपत्ति क्या है? इसमें देखिए वास्तुकला शामिल होती है, स्मारक भी शामिल होते हैं, व्यक्तिगत कलाकृति भी शामिल होती है। ठीक है, व्यक्तिगत कलाकृति भी इसमें शामिल होती है। इनका क्या महत्व है? तो लिख सकते हैं पिछली पीढ़ियों को समझने और भविष्य के लिए ज्ञान संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, अब सांस्कृतिक संपत्ति समझौता क्या है, इसके बारे में लिखिएगा। 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी रोकना, अवैध तस्करी को रोकना। ठीक है, और पूरा वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस लाना, मूल स्थान पर वापस लाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, लिथियम चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में भर पाया गया। मांड्या और यादगिरी में खोज हुई है। कहाँ पर है ये? मांड्या और यादगिरी कहाँ है? कर्नाटक में है। कितना मिलने की उम्मीद है? 1600 टन की उम्मीद, मतलब खोज इतने की हुई है। लिथियम संसाधन की खोज हुई है। ठीक है, लिथियम संसाधन की कितनी खोज हुई है? 1600 टन के बराबर। लिथियम होता क्या है? इसका प्रतीक है Li। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 3, है ना? जी सर। कमरे के तापमान पर ठोस होता है।
ठोस तत्वों में हल्का होता है। ठीक है, सबसे हल्का। ठीक है, अगर देखें तो ये मुलायम होता है, सफ़ेद और चमकदार। ठीक है, मुलायम समेत सफ़ेद और चमकदार होता है। ठीक है, याद रखना क्षारीय और दुर्लभ, क्षारीय और दुर्लभ होता है। तो वो में उसके बाद क्या लिखे? क्षारीय और दुर्लभ होता है, ये बात याद रखना। एक चीज और लिखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग, पृथ्वी की सतह का लगभग 0.02% भाग इसी से बना है। ठीक है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ये भी लिख सकते हैं। मतलब प्रतिक्रियाशील होने के कारण ही प्रकृति में धातु के रूप में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा भंडारण उत्पाद का मुख्य स्रोत है। ठीक है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, लिख लो, लिथियम का मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, लिथियम मिश्र धातु का उपयोग, मिश्र धातु का उपयोग किसमें, विमान, साइकिल फ्रेम, उच्च गति वाली रेलगाड़ी, गति वाली रेलगाड़ी बनाने में, रेलगाड़ी में किया जाता है। ठीक है, हो गया। एक चीज और लिख लीजिएगा इसी में, भारत अपनी जरूरत का, भारत अपनी जरूरत का सारा लिथियम आयात करता है। ठीक है, नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक कौन से नंबर की है, तो 9वीं बैठक है, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, अध्यक्षता किसने की, प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इसका विषय क्या रहा, विकसित भारत @2047। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा है, उद्देश्य रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, राज्य सरकार के बीच सहभागी शासन, सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके शासी परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और प्रदेशों के जो केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और बाकी सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सभी इस परिषद में शामिल होते हैं। शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल को हिंदी में शासी परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। वर्तमान संरचना, नीति आयोग की वर्तमान संरचना के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान संरचना को देखें तो अध्यक्ष कौन है इसके, अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। यस सर। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है,
सुमन बेरी। सुमन बेरी। सुमन बेरी। हाँ, 2022 में। की है सुमन बेरी? पूर्णकालिक सदस्य कौन है? वी के सारस्वत। वी के सारस्वत। प्रोफेसर रमेश चंद्र। रमेश चंद्र। डॉक्टर वी के पॉल। वी के पॉल। और कौन है? आनंद विरमानी। आनंद विरमानी। ठीक है, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। पदेन सदस्य कौन कौन है? पदेन सदस्य कौन कौन है? तो भारत के गृह मंत्री है ना, इनके अलावा कृषि मंत्री। कृषि मंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, सर वो क्या लिखे हैं कितने लिख लोग के? हैं इसमें? विशेष आमंत्रित सदस्य में कौन कौन है? विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन है इसमें? तो आप नाम देख सकते हैं इसमें। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है ना, नितिन गडकरी। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं भाई। इनके अलावा अगर देखेंगे तो इसमें आपको जेपी नड्डा। आनंद की बात किया सर। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री। एच डी कुमार स्वामी। एच डी सर विशेष कर क्या लिखे हैं? कुमार स्वामी इस्पात मंत्री हैं। इस्पात मंत्री हैं। मंत्री हैं एच डी कुमार स्वामी। जीतन राम मांझी एमएसएमई। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री हैं। ठीक है। राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह कौन है? पंचायती राज मंत्री हैं। पंचायती राज मंत्री हैं। इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है। फिर राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू, ये कौन भाई? ये हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है। जुआल ओरम। जुआल ओरम हैं जो कि जनजातीय मामले के मंत्री हैं। जनजातीय मामले के मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्री। महिला बाल विकास मंत्री हैं। चिराग पासवान। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। ठीक है। और राव इंद्रजीत सिंह इसमें शामिल हैं। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री। ठीक है। ठीक है, याद रखना है। अभी सर थोड़ा टॉपिक है। अभी ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई है। ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? रूस।
रूस में हुई, है ना। रूस में भी कहाँ, मॉस्को में, मतलब रूस की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई है। और ये कौन से नंबर की बैठक है, 14वें नंबर की बैठक है भाई, ठीक है। भारत की तरफ से कौन गए थे, भारत से गए थे वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल, ठीक है। ये कौन है, वाणिज्य सचिव हैं, ठीक ना। इसका विषय क्या था, इसका विषय क्या था, न्याय संगत विश्व के लिए, सॉरी, न्याय संगत वैश्विक विकास के लिए, विकास के लिए बहुपक्षवाद, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ठीक है। मनु भाकर, मनु भाकर बारे भाई, ये निशानेबाज हैं, भारतीय हैं, ठीक है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में क्या जीता इन्होंने, कांस्य पदक ब्रांज किया है, ठीक है। कौन से खेल में, पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। अब इनके द्वारा प्राप्त किया गया भारत का पहला पदक है, ये भारत का पहला पदक है, ठीक है। ये हमें याद रखना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और लिख सकते हैं, शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली, ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट हैं, पहली महिला एथलीट हैं, ये भी लिखो, ठीक है। पहली महिला एथलीट हैं, ओके। इनका पॉइंट कितना रहा है, इनका पॉइंट रहा 221.7, रैंक रही है तीसरी। तो पहली दूसरी पर कौन थी, फर्स्ट रैंक पे थी वो ए जिन, जिन पहले नंबर पे रही, कहाँ की हैं, तो दक्षिण कोरिया की हैं ये, ठीक है। इनका रैंक है, पॉइंट है 243.2, और दूसरे नंबर पर फिर कौन है, दूसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ओए जिन दक्षिण कोरिया की हैं, दूसरे नंबर पे नाम है इनका किम येजी, किम येजी है, ये भी कोरिया की है, ठीक है। इनका जो रहा है 241.3 अंक रहा है, ठीक है। इतना हमें याद रखना चाहिए। अब मनु भाकर कहाँ की रहने वाली हैं, हरियाणा की हैं, हरियाणा में कहाँ की हैं, तो झज्जर, हरियाणा झज्जर जिले की हैं, और गोरिया गांव है ना, गोरिया गांव की रहने वाली हैं, ठीक है ना। इससे पहले अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने 2018 में मेक्सिको में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, में 2 गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है ना। फिर 2018 में ही राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल हुआ कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। ये भी याद रखना है। 2018 में ही एशियाई खेल हुआ, एशियाई खेल हुआ कहाँ पर, जकार्ता में। यहाँ पर क्या हुआ है, मिक्स्ड टीम में 10 मीटर वाले में ही गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है ना, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, भारतीय खेलों में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए 2020 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है,
अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है। जीता था कि जीती थी सर? अरे ये मैं जीती थी लिख लो भाई, इन्होंने जीता था या ये जीती थी। एशियाई खेल के बात कर, भैया ये जकार्ता, यंग है आपको? जकार्ता मतलब इंडोनेशिया है। सर ये यंग प्लेयर है। हाँ और क्या। चलिए अगला टॉपिक है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर सिंगापुर है, सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है, सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का है। ठीक है ना। अब सिंगापुर के नागरिक क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए। नागरिक दुनिया के 195 देशों में, 195 दुनिया के 195 गंतव्यों पर बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। ठीक है ना। भारत की बात करें, सॉरी, दूसरे नंबर पे कौन सा है ये देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे है फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और स्पेन। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, कोरिया, स्वीडन। तीसरे नंबर पे है ये। चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन। ठीक है। पांचवें नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल। ठीक है। भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 82वीं। भारत ही नहीं है, भारत भी है इसी में, सेनेगल भी है, ताजिकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है। इन तीनों की रैंकिंग है 82वीं। जो भारत के वीजा की बात है, भारत के नागरिक कहाँ पे जा सकते हैं? 58 विदेशी गंतव्यों पर बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। ये पासपोर्ट सूचकांक करता क्या है भाई, इसमें लिख लीजिएगा। यह पासपोर्ट धारकों की वीजा फ्री एंट्री, वीजा फ्री एंट्री के पैमाने पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है। इसमें ना सूचकांक में 199 पासपोर्ट शामिल थे और 227 गंतव्य, ठीक है, शामिल। ओके। किस आधार पर तैयार किया जाता है ये? आधार क्या होता है? इंटरनेशनल एयर, 100 कितना लिखे, 99 या 95? अरे 199 भाई, एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से प्राप्त
डाटा के आधार पर, ठीक है, तैयार किया जाता है। हो गया। चलो अब बात करेंगे गैमी टाइफून की। ये क्या है, कहां पर आया है? पहली बात तो ये याद रखो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहां पर आया? पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में आया है, ठीक है। इसको फिलीपींस में किस नाम से जानते हैं? फिलीपींस में इसको बोलते हैं कैरिना। कैरिना कहते हैं, ठीक है। कौन कौन प्रभावित हुआ? तो फिलीपींस प्रभावित हुआ है, ताइवान प्रभावित हुआ है, चीन प्रभावित हुआ है। जाहिर सी बात है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में आया है, तो इन सबका, चीन का तो पूर्वी तट क्षेत्र प्रभावित तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि चीन तो बहुत बड़ा है ना भाई। यस सर। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर चीन के पूर्वी तट से लगा हुआ है, याद रखना। तो ये इस वजह से चीन का पूर्वी तट प्रभावित हुआ, ठीक है। ताइवान में इसकी रफ्तार 227 किलोमीटर प्रति घंटा रही। ये सुपर टाइफून भी है, इसको सुपर टाइफून भी लिख सकते हो, सुपर टाइफून भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, टाइफून किसे कहते हैं? लिख लीजिए, प्रशांत के पश्चिमी किनारे पर चीन सागर जापान तट के पास, ठीक है, उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड अगर देखें, गति इनकी देखते हैं, तो 118 से 149 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है, सामान्य रूप से इतनी होती है। ये तो सामान्य स्थिति है। अगर गंभीर टाइफून की बात करें, तो ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक है। 118 से 149 है सर। हाँ, 118 से 149 है। 150 किलोमीटर की गति होती है, तब ये कौन सा बनता है? गंभीर वाला। और जब सुपर टाइफून बनता है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है? 190 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 190 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो एक चीज और याद रखना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भाषा के आधार पर क्या कहा जाता है? हरिकेन, टाइफून और चक्रवात। हमारे यहाँ चक्रवात बोलते हैं ना, हम सबकी तरफ, हमारे यहाँ बांग्लादेश सब में। ये क्या होता है? ये टाइफून जो होता ना, तीव्र वृत्ताकार तूफान होता है। इनसे क्या होता है? तटीय क्षेत्र में क्या करते हैं भाई? भारी वर्षा लाते हैं और भूस्खलन लाते हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्र में इनकी गति कम हो जाती है, ठीक है ना। और क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे नाचते हैं? उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होते हैं, है ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे होते हैं? वामावर्त घूमते हैं, ठीक है। ओके, सेंट हिलारियन मठ चर्चा में क्यों रहा? अभी इसको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया भाई?
गाजा संघर्ष के चलते, ठीक है, गाजा संघर्ष के चलते ये खतरे में है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। अब ऐसा माना जाता है ये पश्चिमी एशिया का सबसे पुराना मठ है, सबसे पुराना मठ है, ठीक है। कहाँ पर है ये? गाजा पट्टी, गाजा पट्टी फिलिस्तीन, ठीक है, गाजा पट्टी फिलिस्तीन में है। फिलिस्तीन में भी आप लिख सकते हैं तेल, तेल है भाई, अल अम्र, अल अम्र के पुरातात्विक स्थल पर है, पुरातात्विक स्थल पर। ईसाई मठ है, याद रखना, ठीक है। इसका जो काल है प्राचीन रोमन से लेकर, प्राचीन रोमन से लेकर उमैयद काल तक, उमैयद काल तक है ये, ठीक है। 1999 में इसकी खोज हुई, 99 में खोजा गया, ओके। किसके द्वारा किया गया था? सेंट हिलारियन, जो फिलिस्तीनी मठवाद के जनक, मठवाद के जनक हैं, सेंट हिलारियन द्वारा निर्मित है। और कब किया गया था मालूम है? 340 एडी में, 340 ईस्वी सन में, ठीक है। अब सेंट हिलारियन ने निर्मित इसको बनाया है, मतलब ये ईसाई धर्म से संबंधित है। और ये ईसाई धर्म क्यों अपनाए, ये भी लिख सकते हैं, सेंट एंथोनी से प्रेरित होकर, सेंट एंथोनी से प्रेरित होकर ईसाई धर्म अपनाए, ठीक है, ओके। चलिए इसके संरक्षण की स्थिति अगर लिख लें, एक तो संरक्षण स्थिति अगर इसकी देखें तो हेग कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन के अंतर्गत ये अनंतिम उन्नत संरक्षण, सॉरी अनंतिम उन्नत संरक्षण की स्थिति प्राप्त है, ठीक है। किस? ये रोमन साम्राज्य में के बाद क्या है? यूनेस्को द्वारा। स्थल तक रोमन्स कहाँ है ये? प्राचीन, हाँ हाँ उमैयद काल तक, ठीक। ये यूनेस्को द्वारा दिया गया है, वो भी 2023 में, 2023 में दिया गया। और हेग कन्वेंशन के तहत ये स्थिति प्राप्त प्रदान की है यूनेस्को ने, और हेग कन्वेंशन हुआ था 1954 में, ठीक है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय संस्कृति कोष, ये क्या भाई? स्थापना कब हुई थी इसकी? 1996 में, 1996 में, ठीक है। 1996 में इसकी स्थापना हुई केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। कौन से अधिनियम के तहत? चैरिटेबल एंडोमेंट, एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत, ठीक है। उद्देश्य क्या हो सकता है? राष्ट्रीय संस्कृति कोष है तो काम उद्देश्य होगा कि भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, उसको संरक्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन जुटाना, यही हो सकता है ना। जरूर, इतना जरूर याद रखना कि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की बात हो या उसको संरक्षित करने के लिए संसाधन जुटाने की बात हो, उसमें पीपीपी मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
समझ गए? सार्वजनिक निजी भागीदारी, बात समझे ना? जी सर। इसका काम क्या है? संरक्षित या अन्य स्मारकों के संरक्षण, रखरखाव, संवर्धन, सुरक्षा के लिए कोष का प्रशासन और इस्तेमाल, मतलब कोष का प्रशासन करना भी और उसका इस्तेमाल करना भी इसका काम है। किसके लिए? जो स्मारक हैं, चाहे वो संरक्षित हों चाहे संरक्षण की स्थिति में हो, उन स्मारकों के रख रखाव की बात हो, संवर्धन की बात हो, सुरक्षा की बात हो, उसके लिए क्या करेंगे? कोष के प्रशासन का भी काम देखेंगे और उसको इस्तेमाल भी करेंगे। इसके अलावा काम क्या है? सांस्कृतिक प्रशासकों के एक कैडर के विकास को प्रशिक्षण देना तथा उनको सुविधा भी प्रदान करना। ठीक है, यही सारे इसके काम हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं सदस्य कितने होते हैं? अधिकतम 25, अधिकतम 25 सदस्य हो सकते हैं। ओके, इसमें अगर दान किया जाता है ना, दान करने पर 100% छूट है। ठीक है, बात समझे? और ये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी क्लॉज 1 के तहत। ओके, मतलब राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष में अगर कोई दान करता है तो उसको 100% की छूट है टैक्स के मामले में। ठीक है, वो भी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G1 के तहत। एक चीज और लिख सकते हैं इसमें, इसकी गतिविधियां क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR बोलते हैं। पढ़ाए थे ना CSR, जब बजट बता रहे थे, सबसे आगे कौन था CSR के मामले में? हैं? CSR की मात्रा में वृद्धि भी हुई है पिछले सालों में, है ना? जी सर। बजट वजट पढ़ते रहो, पढ़ के उसको पोथी पोथी बना के रखना जरूरी नहीं है, उसको पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए पात्र होती है। ठीक है, हो गया। चलिए, अगला टॉपिक है IDEAS फॉर लाइफ पहल। ये क्या है? शुरुआत कहाँ हुई है? IIT दिल्ली में। सर ये चार जैसा क्या लिखे हैं? केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? नाम क्या इनका? भूपेंद्र यादव द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले उत्पाद व सेवा से संबंधित विचार आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, मतलब पर्यावरण अनुकूल सारी गतिविधियां। ठीक है ना, चाहे उत्पाद है चाहे सेवा है, जिससे जीवन शैली को बढ़ावा भी मिले, उन सब। एक पोर्टल है आइडियाज फॉर लाइफ .nic.in, ये भी है। पोर्टल पर, ये पोर्टल पर प्रतिभागियों को अपने विचार व नवाचार को ऑनलाइन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ओके,
समझ में आया? जी सर। इसमें ना मिशन लाइफ है ना एक पहल, तो मिशन लाइफ के 7 विषयों को शामिल किया गया है। वो 7 विषय कौन कौन से हैं? देखिए, पहला तो है जल बचाएं, ये ऊर्जा बचाएं, ऊर्जा बचाएं, अपशिष्ट कम करें, अपशिष्ट कम करें, ई कचरे को कम करें, कम करें, एकल उपयोग वाले, ये सर इसी के अंतर्गत है ना? एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग ना करें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। फिर दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली को अपनाएं। फिर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। ये ये 7 विषय हैं जो मिशन लाइफ से संबंधित हैं, उनको आइडियाज फॉर लाइफ पहल में भी शामिल किया गया है। ठीक है, हो गया। यस। आजकल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बड़ा चर्चा में है, पता है आप लोगों को? एक मिनट सर नीचे कीजिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जी की सर। चर्चा में है, पता है ना? जी सर, वो आया तो खुलासा हुआ। चलो ठीक है, अब बात करेंगे हम। सब कुछ सर ऑथेंटिक रहता है उनकी बातें। जैसे उन्होंने जो खुलासा कर दिया, ऑथेंटिक तरीके से करते हैं कि वो कुछ तो रहता होगा। सिडबी के नए अध्यक्ष, सिडबी का पूरा नाम लिख लो, भारतीय भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। कौन बने हैं? इनका नाम है मनोज मित्तल। ठीक है, मनोज मित्तल अध्यक्ष ही नहीं बने हैं, बल्कि ये प्रबंध निदेशक भी नियुक्त हुए। ठीक है, प्रबंध निदेशक भी बने, मनोज मित्तल नाम है इनका। ओके, ये किसकी जगह पर आए हैं? एस रमन, एस रमन के स्थान पर आए हैं। ठीक है, मनोज मित्तल की बात करें, इससे पहले भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, रहे हैं पहले ये। सिडबी के बारे में लिख लो भाई, प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है, प्रमुख विकास वित्तीय संस्था। कहाँ की? भारत की भाई। ठीक है, स्थापना कब हुई है? 2 अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर कहाँ है? चलिए ठीक है, यूपी भी लिख दे रहे हैं भाई। ठीक है, कौन है भाई? ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चुनाव जीते हैं तभी बने हैं। इससे पहले ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं वेनेजुएला के। ठीक है, और 2013 से राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला में। वेनेजुएला की बात कर लें, देश है क्योंकि भाई, लिख लो, बोलोगे नहीं कोई। राजधानी है कराकस, कराकस इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पर कौन कौन से देश हैं?
गुयाना, ठीक है, ब्राज़ील, ब्राज़ील, कोलंबिया, कोलंबिया है। कोलंबिया के साथ-साथ आप लिख सकते हैं कैरिबियन सागर भी, कैरिबियन सागर भी लिख सकते हैं, या अटलांटिक महासागर लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, ध्यान रखना। मुद्रा कौन सी यहाँ पे? वेनेजुएला, बोलीवर, बोलीवर। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है वेनेजुएला के पास, ठीक है। यहाँ पर एक झील है माराकीबो, कीबो झील यहीं पर है। एक झील है गुरी, गुरी झील भी यहाँ पे है, ठीक है। नदियाँ यहाँ पे कई सारी हैं। तो यहाँ पर झरने कौन कौन से हैं? तो एक है एंजल फॉल्स है, ठीक है, एंजल फॉल्स है, ठीक है। और याद रखना माराकीबो झील जो है ना, इसके उत्तर पश्चिमी भाग में माराकीबो शहर है। माराकीबो शहर इसके उत्तर पश्चिमी भाग में है। ठीक है। यहाँ पर जो पर्वत है उसका नाम क्या है? तो पर्वत का नाम है एंडीज, ठीक है, एंडीज है। और क्या देखें, यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है कनेमा, CANAIMA, कनेमा नेशनल पार्क है ये, ठीक है। ये भी एक याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे नदियाँ भी हैं, ओरिनोको नदी है, यहाँ पे नदी भी है ओरिनोको नदी है भाई। वैसे नदियाँ और भी हैं, कोरा है यहाँ पे, अपूर है, ठीक है, कोजेट्स भी नदी है यहाँ पे। हमें लगता है कुमाना और प्यूर्टो ला क्रूज, ये दोनों बंदरगाह शहर हैं, इसके बंदरगाह शहर हैं ये दोनों, ठीक है। कराकस भी है बंदरगाह शहर भी, राजधानी नगर भी है। तो कराकस भी इनका वही कैरिबियन सागर के ही तट पे हैं। ये तीनों के तीनों कैरिबियन कैरिबियन सागर के ही तट पे हैं, ठीक है ना। जी सर। हाँ, अब ये जो वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला के उत्तरी भाग में बोल सकते हैं या उत्तरी पूर्वी भाग में। वैसे ऐसे अगर वेनेजुएला ऐसे है ना, तो यहाँ पर पड़ रहा है ये त्रिनिदाद टोबैगो, ठीक है। ये कैरिबियन सागर में है, एक द्वीपीय देश भी है, मेरे ख्याल द्वीपीय देश है। यहाँ पे कई सारे द्वीप हैं। बारबाडोस कैरिबियन सागर में ही आपको बारबाडोस में मिलेगा, सेंट विंसेंट द ग्रेनेडाइंस भी यहीं पे मिलेगा, त्रिनिदाद टोबैगो ही है, ग्रेनाडा है, ठीक है, अरूबा भी है, कुराकाओ है, लॉस रॉक्स भी यहीं पे है, इसला ला टाटुगा ये भी आइलैंड है यहीं पे, ठीक है। ये कैरिबियन सागर के द्वीप हैं सब, ठीक है। तो ग्रेनाडा, बारबाडोस, सेंट विंसेंट, ट्रिनिडाद टोबैगो, इनके नाम तो जरूर याद रखना भाई। इन द्वीपों को लेकर चाहे वो कैरिबियन सागर का नाम आए या फिर नाम आए अटलांटिक महासागर, और अगर अटलांटिक महासागर का नाम आता है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा वो, ठीक है। ऐसे इतना याद रखना है बस।
राज्यपालों की नवनियुक्ति। देखिए, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। इतना तो पता है भाई सबको, है ना? जी सर। 9 राज्यों में राज्यपाल चुने गए। 9 राज्यों में राज्यपाल और पुडुचेरी में उपराज्यपाल। ठीक है। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड में अगर देखा जाए, झारखंड लिखे हैं जे, अच्छा ये झारखंड में संतोष गंगवार। में आते हैं सर। अगले हैं छत्तीसगढ़, सीजी। छत्तीसगढ़ में रामेन डेका। एक है फिर मेघालय। मेघालय के राज्यपाल हैं सी एच विजय शंकर। सी एच विजय शंकर। तेलंगाना के राज्यपाल बने। तेलंगाना में राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? जिष्णु जिष्णु देव शर्मा। फिर सिक्किम। सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर। राजस्थान। राजस्थान में हरिभाऊ किशन राव बागड़े। फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। ये पहले झारखंड में थे, ठीक है, पहले झारखंड के राज्यपाल थे, अभी ये महाराष्ट्र के बना दिए गए। ब्रैकेट में लिख लेना। तो पहले ऊपर क्या लिख? अब पंजाब। पंजाब के राज्यपाल कौन बने? तो गुलाब चंद कटारिया। ये पहले आसाम के राज्यपाल थे, पहले आसाम के थे, अब पंजाब के हो गए। ठीक है। आसाम के राज्यपाल बनाए गए कौन? आसाम के हैं लक्ष्मण आचार्य। ये पहले सिक्किम के राज्यपाल थे, सिक्किम के राज्यपाल थे। ठीक है। और लक्ष्मण आचार्य को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है मणिपुर का, मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अच्छा, जब कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनता है तो उसके जो उसका जो क्या बोलते हैं वेतन भत्ता होता है, वो कैसे निर्धारित होता है? जिस वक्त जहाँ कार्य करेगा वो उस राज्य की सरकार देगी। दोनों राज्यों की सहमति पे, सहमति के आधार पर जो निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। पुडुचेरी, पुडुचेरी में वैसे उपराज्यपाल होते हैं तो के कैलाश नाथन। ठीक है, उपराज्यपाल है ये। हो गया। लाओस ने अभी रामलला पर डाक टिकट जारी किया है। रामलला पर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है। इस डाक टिकट का अनावरण किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा अनावरण किया गया। ठीक है। ओके। ठीक है भाई, याद रखना। और आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं भारत के विदेश मंत्री और लाओस के विदेश मंत्री। लाओस के विदेश मंत्री का नाम क्या था? सेलुमक्से, सेलुमक्से कोमासित, कोमासित। ठीक है।
द्वारा संयुक्त रूप से 2 डाक टिकट जारी किया गया। संयुक्त रूप से 2 डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है। डाक टिकटों का विषय क्या था? लाओ पीडीआर और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना। हो गया। एक तो देश में ना 2 टिकट जारी किए गए। एक तो रामलला पर आधारित है। दूसरे टिकट का नाम लिख लो। दूसरा टिकट कौन सा है? भगवान बुद्ध की स्मृति में। ठीक है, भगवान बुद्ध की स्मृति में। ओके। लाओस लिख लीजिए भाई। दक्षिण पूर्व एशिया में है। एशिया का देश है ये। इसकी सीमा किससे लग रही है? इसकी सीमा पर लिख लीजिएगा। वियतनाम, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया है। राजधानी वियंतियाने। मुद्रा क्या है? लाओ किप। ठीक है। एक नदी बहती है मेकांग। ये जो मेकांग नदी है ना, लाओस और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच सीमा बनाती है ये। हो गया। ये बात हमें याद रखनी भाई। वैसे जो मेकांग नदी है, लाओस थाईलैंड के बीच में भी सीमा बनाती है। ठीक है, लाओस थाईलैंड के बीच में भी सीमा बनाती है ये। ठीक है, बात समझे? लाओस म्यांमार, लाओस थाईलैंड के बीच में सीमा बनाती है, ये याद रखना है। और ये जो मेकांग नदी है कहाँ पे गिरती है? दक्षिण चीन सागर में गिरती है मेरे ख्याल से। ठीक है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, पहला टॉपिक है आज का, वन स्थिति रिपोर्ट 2024। किसने जारी किया है? पहली बात तो ये याद रखना कि ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, द्विवार्षिक मतलब 2 साल में जारी होती है, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है। किसके द्वारा जारी की गई? FAO के द्वारा, मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया है। इसमें वन क्षेत्र में वृद्धि, सर स्क्रीन में ही दिख रहा है। वन क्षेत्र में वृद्धि। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष देश कौन कौन से हैं? शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो इसमें पहले नंबर पर आता है चीन। चीन में कितना हुआ है? 19.37 लाख हेक्टेयर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 4.46 लाख हेक्टेयर। और वहीं भारत में बात करेंगे हम तो 2.66 लाख। ठीक है ना, ये हमें याद है। अन्य में अगर देखा जाए तो चिली भी है। चिली का नाम है वियतनाम है, वियतनाम। तुर्की है। ठीक है, तुर्की है। USA, फ्रांस, इटली,
और रोमानिया। ठीक है, ये देश हैं जहां पर वृद्धि देखी गई है। ठीक है ना। अब इस वन स्थिति रिपोर्ट में भारत के प्रयासों की गई प्रशंसा। कौन कौन से प्रयास भारत के हैं जिनकी प्रशंसा हुई है? बंजर भूमि को बहाल करने की नीति, बंजर भूमि को बहाल करने की नीति। ठीक है, कृषि वानिकी का विस्तार, वानिकी का विस्तार करने की नीति। ठीक ना, इन दोनों नीतियों की प्रशंसा की गई है। ठीक है। जी सर। अब देखिए, निर्वनीकरण में गिरावट, निर्वनीकरण में गिरावट कहाँ कहाँ देखी गई है? तो इसमें इंडोनेशिया, 2021-22 के बीच में यहाँ पर गिरावट आई है 8.4% की। ठीक है, इंडोनेशिया में। ब्राज़ील के अमेजन की अगर बात करें, इसमें 2023 में 50% तक की कमी हुई है। 50% तक की कमी हुई है किसमें? कटाई में। ठीक है, और इंडोनेशिया में भी, ठीक है, वनों की कटाई में 8.4% कमी और यहाँ पे 50% की कमी हुई है। कुल की अगर हम बात करें, 2000 से 2010, 2000 से 2010 और 2010 से 2020 की अवधि के दौरान सकल वैश्विक मैंग्रोव हानि में 23% की कमी आई है। ठीक है, 23% की कमी आई है। इसका कारण क्या रहा है? कारण क्या रहा है? तो कारण है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि, समुद्र स्तर में वृद्धि। ठीक है, ये सब, ओके, इन कारणों से ये हुआ है। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन से जंगल पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? आगे की घटनाएं होती हैं, है ना। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन का जंगल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जलवायु परिवर्तन से क्या होता है ना, जलवायु परिवर्तन से जंगल की आग की घटना और कीटों का तनाव भी, कीटों का प्रभाव भी जंगलों पर देखने को मिलता है। अब जंगल की आग की बात करें तो लगातार इसकी तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि भी हो रही है। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है ये, उस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कारक है ये। एक तो ये याद रखना चाहिए। 2023 का आंकड़ा है, जंगल के आग की वजह से करीब 6687 मेगाटन कार्बन उत्सर्जन हुआ है 2023 में, मात्र सिर्फ 2023 की बात है ये। ठीक है, और कीटों के प्रभाव की जब बात करेंगे, इनके प्रभाव की जब बात करेंगे, इनकी वजह से 2027 में, या 2027 तक लिखिएगा, ठीक है, 2027 तक नॉर्थ अमेरिका में जंगलों को गंभीर नुकसान होगा। ठीक है, जंगल को गंभीर नुकसान होगा, ऐसी संभावना है। ओके, ये हमें याद रखना है।
अगला टॉपिक है ओरोपोचे वायरस। ओरोपोचे वायरस चर्चा में क्यों रहा? ब्राजील में पहली मौत हुई इसकी वजह से, ठीक है। ब्राजील में इस वायरस की वजह से पहली बार मौत दर्ज हुई है। इस वायरस की खोज कब हुई थी? 1995 में, तो सॉरी 55 में, 1955 में। कहाँ पे हुई थी? त्रिनिदाद टोबैगो। कहाँ पर है ये त्रिनिदाद टोबैगो? कहाँ है? कैरिबियन सी में सर। कैरिबियन सागर में है ना। और कौन सी जगह थी वो? वेनेजुएला। कैरिबियन बोले हैं। कैरिबियन सागर में है, वेनेजुएला के ऊपर है ना। इसका नाम जो रखा गया है ना, इसका नाम त्रिनिदाद की नदी के नाम पर, दाद की नदी के नाम पर, ओरोपोचे उस नदी का नाम है, वही नाम रखा गया है। किससे फैलता है ये? क्यूलिकोइड्स, क्यूलिकोइड्स पैराएंसिस, एंसिस मच्छर द्वारा फैलता है, ठीक है। और इसका स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम है मारुइम, मारुइम नाम है इसका, ठीक है। प्रभाव क्या होता है इसका? तेज बुखार, तेज बुखार हो जाएगा, डेंगू चिकनगुनिया जैसा लक्षण दिखेगा, ठीक है। ओके, याद रखना। इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, ये याद रखना, कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसका उपचार कोई उपलब्ध नहीं है। और याद रखना, ये जो वायरस है ना, ये संक्रामक वायरस नहीं है, संक्रामक नहीं है। और याद रखना, मतलब इसका है इंसान से इंसान में नहीं जाता है, ये इंसान में नहीं जाता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल, ठीक है। ये किसके किसके बीच में शुरू हुआ है? भारत और यूके के बीच, भारत और यूके के बीच में शुरू हुआ है, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। इसके लिए भारत यूके रोड मैप 2030, मतलब ये जो प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल है ना, इस भारत यूके, यूके लिखा गया भाई, रोड मैप 2030 पर आधारित है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ओके। इस पहल की प्रगति की समीक्षा, पहल की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में डिप्टी NSA स्तर पर की जाएगी, ठीक है। ये लिख लीजिए, और एक और पॉइंट लिख लीजिए जरूर। उभरती प्रौद्योगिकियों में, उभरती प्रौद्योगिकियों में व्यापार को सुविधाजनक बनाने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और विनियामक, विनियामक तथा लाइसेंसिंग मुद्दों को हल करने के लिए लाइसेंसिंग मुद्दों को हल करने के लिए
हल करने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय और यूके सरकार के नेतृत्व में, यूके सरकार के नेतृत्व में द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ओके, हो गया। द्विपक्षीय तंत्र मतलब लिख लीजिए, ये दवा है, ठीक है। यह दवा कोबरा के जहर से मानव कोशिका को होने वाले नुकसान से बचा सकती है। नुकसान से बचा सकती है, ठीक है। ये दवा कौन सी है? हेपरिन समूह की है, ठीक है। हेपरिन समूह की एंटी थ्रोम्बोटिक दवा है, ये याद रखना चाहिए। अब एंटी थ्रोम्बोटिक क्या होता है? रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला एजेंट है, ठीक है। ओके, ये जो दवा है तिनजापैरिन, इसके बारे में लिखिएगा। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, एफडीए बोलते हैं इसको, एफडीए बोलते हैं, यूएस एफडीए द्वारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के उपचार के लिए अनुमोदित किया गया है, ठीक ना। सर क्या लिखे हैं? एक्सियोम 4 मिशन, ये क्या है? इसमें से लिखिएगा, गगनयान मिशन के लिए, क्या बोल रहे हैं? गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक नासा के सहयोगात्मक प्रयास के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएगा। अब बात हो रही है एक्सियोम 4 मिशन, क्या है ये? लिखिए इसमें, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला मिशन है। ये किसका है? एक तो नासा है इसमें, और दूसरा एक्सियोम जो है ना, ये निजी अमेरिकी कंपनी है, एक्सियोम
स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। निजी यात्री मिशन, ठीक है। लक्ष्य क्या है इसका? अगस्त 2024 में प्रक्षेपण। प्रक्षेपण कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर। कहाँ है ये स्पेस सेंटर? कहाँ है भाई? फ्लोरिडा, ठीक है। और 14 दिन की अवधि के लिए ISS से जुड़ना। ISS से जुड़ना। ISS मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्पेस स्टेशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा और क्या है? इसमें एक चीज, भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग। भारत अमेरिका, इसी में सर। हाँ अगला पॉइंट में, भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग लक्ष्य के तहत अंतरिक्ष यात्री नासा और स्पेस एक्स फिर से क्या होता है उसके बाद? नासा और स्पेस एक्स के साथ प्रशिक्षण लेंगे। यह 3 दिवसीय मिशन अंतरिक्ष में 4 चालक दल भेजने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। हो गया भाई। जी सर। लॉन्च कहाँ से होना है? लॉन्च कहाँ से होगा? लिखो श्रीहरिकोटा में, ऐसे मत लिखो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। लॉन्च होगा कब? 2025 में संभावित है, ठीक है। हो गया।